2 6 12 है ना, 2 6 12 है यहाँ पे हमारे पास। और यहाँ पे फैक्टर का मतलब वही होता है कि कितने बार किसके टेबल में आता है। और इसका एक और रूल होता है, जैसे कि मान लो 3 के टेबल में 4 बार में 12 आता है ना, 3 4 12, और वही चीज़ सेम टू सेम 4 3 12 आता है। 4 के टेबल में 3 बार में 12 आता है। अब ये दोनों सेम है, और हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम मल्टीप्लिकेशन को a इंटू बी इक्वल टू b इंटू a, अगर हम इसे कैसे भी उल्टा फुल्टा मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारा क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, तो यहीं पे वो भी, यहाँ पे वही रूल है कि अगर इसको हम 2 इंटू 4 करें या फिर 4 इंटू 3 करें, आंसर हमारा सेम ही आएगा, 12 ही आएगा। तो हमें 2 बार एक ही चीज़ को लिखने की ज़रूरत नहीं और लिखना भी नहीं चाहिए, ये रॉन्ग हो जाता है, मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो मान लो आपसे पूछा गया कि आपको 12 के फैक्टर्स बताने हैं, तो आपको आप रिपीटेड फैक्टर्स नहीं बताएंगे, आपको मतलब रिपीटेड फैक्टर्स नहीं बताने हैं, जो नॉर्मल करेक्ट है वही बताने हैं। तो जैसे कि इसमें भी होता है, अब ये 6 2 12 भी होता है ना, तो यहाँ पे आप 6 इंटू 2 नहीं लिखोगे, नहीं लिखना होगा, वो भी भले एक फैक्टर है लेकिन ये सेम हो जाएगा ना, तो आपको वो नहीं लिखना। और 12 1 12 होता है, 12 1 12 भी होता है ना, लेकिन यहाँ पे आप वो नहीं लिखोगे क्योंकि आपने पहले ही 12 और 1 ले चुका है। तो यहाँ पे हमारे टोटल 3 फैक्टर्स बन रहे हैं 12 के, यहाँ पे हम रिपीटेड नहीं ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला कि बोथ आर सेम ही है यहाँ पे प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो नेक्स्ट आते हैं हम मल्टीपल पे। तो मल्टीपल क्या होता है, इट मीन्स दैट टेबल, मान लो आपसे पूछा गया है कि 6 का मल्टीपल बताना है, तो 6 का मल्टीपल क्या होगा, 6 का मल्टीपल होगा उसका टेबल। तो अब यहाँ पे उसका टेबल आपसे पूछा गया है उसके क्वेश्चन में कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो मल्टीपल्स मतलब क्या होता है, उसका टेबल, जो नंबर लिखा रहेगा उसका टेबल। तो यहाँ पे क्या लिखा है, राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 5 मल्टीपल्स ऑफ 6 मतलब आप कोई से भी, मतलब 6 के टेबल में से कोई से भी 5 मल्टीपल ले सकते हैं हम। तो मल्टीपल मतलब कि कोई से भी 5 बीच में से टेबल्स में से ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है 6 1 6 और 6 1 6 से लेकर 6 5 तक लिया है। ठीक है, तो यही मल्टीपल होता है, मतलब टेबल। और यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, और यहाँ पे लिख सकता है राइट लास्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6। तो लास्ट 5 क्या हो जाएंगे, 6 से 6 मतलब यहाँ से 30 के आगे जो होगा, यहाँ पे 6 से पूरा 10 तक हो जाएगा, और 5 मल्टीपल्स लास्ट है। फर्स्ट मतलब ये जो मैंने लिखा था यहाँ पे 5 तक। ठीक है, तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स यही होते हैं, नॉर्मल सी बात है। फैक्टर मतलब क्या होता है, जो टेबल में कितनी बार में और कब आता है वो हमको बताना है। वो नंबर कौन कौन से टेबल में कितनी बार में आते हैं, वो किसी भी टेबल में हो सकता है, और वो रिपीटेड नहीं होना चाहिए। और मल्टीपल मतलब कि वो उसका टेबल ही हमें लिखना है। तो वो पूछेगा फर्स्ट 5 लास्ट 5, फर्स्ट 4 लास्ट 4, या फिर पूछेगा फर्स्ट 2 3। अगर उसने सिर्फ बोला कि राइट 5 मल्टीपल्स ऑफ 6, इसका मतलब आप उसके टेबल में से कोई से भी 5 चुन सकते हो। ओके, तो यही होता है फैक्टर्स और मल्टीपल। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो प्राइम एंड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर्स मतलब द नंबर्स whose factor is 1 and the number itself are called as prime numbers। तो प्राइम नंबर्स मतलब इसमें बोल रहा है कि उसके जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स मैंने आपको बताया था ना कि वो नंबर, मान लो यहाँ पे जो ये नंबर है वो कितनी बार किस किस के टेबल में आ रहा है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया और इसने बोला है कि whose factor is 1 and the number itself। तो यहाँ पे उसने बोला कि whose factor is 1 and the number itself। तो हमारे पास बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल है, जैसे कि 7। तो 7 का तो और कोई फैक्टर नहीं होता ना, वो सिर्फ अपने टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है ना। 7 1 7 होता है और 1 × 7 7 होता है।
और 11 में भी यही होता है, 11 वन ज़ा 11 11 होता है, और 1 इंटू 11 इज़ ऑल्सो 11। और 2 का एकदम सेम टू सेम, 2 भी किसी के टेबल में नहीं आता क्योंकि वो तो पहला ही है ना। तो ये होता है प्राइम नंबर्स, द नंबर्स हुज फैक्टर इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो नेक्स्ट है हमारा कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? Composite numbers मतलब the numbers having more than one factor are called composite numbers। तो नंबर्स जिनके 1 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। तो इसके तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि 8 है। 8 किन किन के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 अपने टेबल में खुद आता है, फिर 1 के टेबल में भी 8 आता है, बहुत सारे टेबल में आता है। तो और जैसे कि 4 है, फिर 12 है, 14 है। तो कॉम्पोजिट नंबर वही जो नंबर 1 के टेबल में भी आते हैं और अलग अलग टेबल में भी आते हैं, मोर देन 1 टेबल में आते हैं। मतलब एक नंबर 1 तो आते ही हैं, 1 में तो सारे आएंगे इन्फिनिटी तक, और भी और ज़्यादा टेबल्स में आते हैं। लेकिन प्राइम नंबर्स में क्या होता है कि वो सिर्फ 1 के टेबल में आते हैं और जो नंबर है उनके अपने ही टेबल में आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी क्या होता है? डिविजिबिलिटी मतलब कि यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि मान लो आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है, मान लो 2 1 2, और आपको बताना है कि क्या ये 2 से डिविजिबल है। डिविजिबल मतलब क्या ये 2 से कट सकता है। कट सकता है मतलब डिवाइड करने में, मान लो यहाँ पे हमारे पास, हम थोड़ा सा छोटा एग्जांपल लेते हैं, मान लो हमारे पास 12 है। ठीक है, अब क्या ये 2 से डिवाइड होके 0 आ सकता है, या फिर ये पूरा डिविजिबल है क्या 2 से? तो हमें इसके फाइंड करने के लिए हमको हर बार तो डिवाइड नहीं करना होगा ना। कहीं कभी कभी बहुत बड़ा भी नंबर दे दे, जैसे 1000 में दे देंगे, लाख में दे देंगे, तो हर बार हमें क्या बोलते हैं डिवाइड करके फाइंड करेंगे तो बहुत जल्दी टाइम हो जाएगा। तो फिर उसी के लिए बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं फाइंड करने के लिए कि क्या ये नंबर डिविजिबल है 2 से या 3 से या 4 से। क्या अगर हम उसे डिवाइड करेंगे और क्या वो 0 आंसर आ जाएगा एंड में? तो उसके लिए यहाँ पे दिया जाता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी या फिर कुछ रूल्स। तो डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबिलिटी बाय 2 मतलब यहाँ पे है कि अगर आपके पास कुछ नंबर दिया हुआ है 12, तो अब क्या आप इसे कैसे फाइंड करेंगे कि ये डिविजिबल, या फिर ले लेते कुछ बड़ा नंबर 1200 दिया हुआ है, तो आप ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, या फिर 3 से है, या फिर 4 से है, या फिर 5 से है? हमें तो नहीं पता ना कि किससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, ये हमें पता नहीं। तो उसके लिए हम देखते हैं क्या है 2 का रूल। तो 2 की रूल कहती है कि a number is divisible by 2 if it has any of the digits, last digits ones place में, अगर उसका कोई भी एंड डिजिट पे, या फिर अगर वो 0 है, 2 है, 4 6 या 8 है, उनमें से कोई है एंड डिजिट वंस प्लेस में, अगर कोई डिजिट वहाँ पे इनमें से कोई है वंस प्लेस में, इनमें से कोई डिजिट यहाँ पे है नंबर में, इसका मतलब वो डिविजिबल है 2 से। तो हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो देखते हैं इसमें 0 है कि नहीं। तो यहाँ पे तो 0 है हमारा पहले नंबर में, इसका मतलब हमें इस रूल से ही पता चल गया बिना डिवाइड किए कि 2 ही है इसका डिविजिबल, 2 ही से ही ये इसका 0 आ सकता है। तो अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगर 3 से हमको देखना है कि क्या ये वाला नंबर, मान लो ये नंबर ले लेते हैं, क्या अब ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो इसके लिए हम एक रूल देखते हैं। इसका रूल कहता है कि इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर ये, मान लो हम डिजिट बोलते हैं ना, जहाँ बस नंबर है, ये जो डिजिट है अगर इसको ऐड करने से, मतलब इसका 1 नंबर ऐड करने से, जैसे यहाँ पे 1 + 2 + 0 + 0, इन पूरे को ऐड करने से अगर कुछ ऐसा नंबर आता है जो 3 के टेबल में आता हो, या फिर 3 के डिविजिबल हो, वही टेबल में आना फिर कटता हो 3 से,
जैसे कि 3 के टेबल में 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अगर इनमें से कोई आता 3 के टेबल में से इसका आंसर, तो ही ये 3 से डिविजिबल होगा। तो हम इसको चेक करके देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आ रहा है। 2 + 1 होता है 3, और उसके बाद यहाँ पे 2 0, तो 0 तो कुछ होता नहीं है ना, तो 2 + 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3 इसका आंसर आ जाएगा। और 3 होता है 3 के टेबल में, 3 1 जा 3 ही होता है ना, तो ये हमारा डिविजिबल हो जाएगा। 3 से भी हमारा डिविजिबल है ये वाला नंबर। अगर हम इसे 3 से भी यहाँ पे डिवाइड करते तो ये डिविजिबल हो जाता। तो नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। तो डिविजिबिलिटी बाय 4 क्या कहती है कि हम लोग यही नंबर ले लेते हैं, फिर से 1200 ये नंबर ले लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के रूप में हम 4 का देखते हैं। 4 क्या कहती है, अ नंबर हुज लास्ट वंस और टेंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। तो इसने बोला है कि अगर वो जो हमारे पास डिजिट है उसका जो लास्ट का वंस या फिर जो टेंस प्लेस है वो अगर 4 के टेबल में आता है, फिर 4 से डिविजिबल है, तो ही क्या बोलते हैं वो फॉर डिविजिबिलिटी रूल प्रूफ करेगा। तो हम देखते हैं इसका लास्ट का वंस और टेंस क्या है, ये तो 0 0 है, लेकिन 4 के टेबल में तो 0 आता नहीं है। इसका मतलब अगर हम इसे 4 से डिवाइड करते तो इसका आंसर 0 नहीं आता। ठीक है, तो ये हमें बताती है 4 कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल 4 का फाइंड करना तो आपको लास्ट का वंस या फिर टेंस डिजिट देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि 0 है, तो 4 के टेबल में तो 0 आता नहीं है, तो कैसे होगा 4 से डिविजिबल। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी बाय 2, डिविजिबल बाय 3 एंड 4। और नेक्स्ट अभी हमारा है 5 6 और 8 और 7। तो नेक्स्ट हमारा है डिविजिबिलिटी बाय 5 6 एंड 8 और 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहीं कहीं पे होता है, कहीं कहीं पे नहीं होता है, जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ डिविजिबिलिटी बाय 7। ठीक है, तो पहला है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5। तो डिविजिबिलिटी बाय 5 क्या कहती है, अ नंबर विच हैज़ आइदर 0 और 5 इन इट्स वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 5। तो हम लोग पुराना वाला अपना एग्जाम्पल लेते हैं जो था 1200। तो अब देखते हैं कि इसके वंस प्लेस पे 0 या 5 है। हाँ, इसके वंस प्लेस पे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से तो डिविजिबल हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया डिविजिबल बाय 5। अगर मान लो किसी भी नंबर के पीछे का वंस प्लेस पे अगर 5 है या फिर 0 है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6। तो डिविजिबिलिटी बाय 6 क्या कहती है, if a number is divisible by 2 or 3 both, then it is divisible by 6। तो हम यही एग्जांपल लेते हैं 1200। अब हम देखते हैं कि क्या ये 2 और 3 से डिविजिबल है। पहले इसने बोला कि अगर ये जो आप नंबर ले रहे हैं अगर वो 2 और 3 से डिविजिबल हुआ तभी आपका ये नंबर इससे भी डिविजिबल होगा, 6 से डिविजिबल होगा। तो देखते हैं हम क्या ये 2 और 3 से डिविजिबल है। तो पहले हम देखते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि अगर उसके एंड में 0 2 4 6 और 8 है उसके लास्ट के वंस डिजिट पे तो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे हमारा 0 तो है ना, यहाँ पे 0 तो है। अभी हमारा डिविजिबल बाय 2 से वेरीफाई हो गया है। अब हम आते हैं 3 से। तो 3 का क्या था, सम हमको पूरा ऐड करना था इन तीनों का। तो इन तीनों का हम ऐड करेंगे तो क्या होगा 1 + 2 + 0 + 0 0 + 0, तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास 3। और 3 के टेबल में 3 तो आता ही है, तो ये हो जाएगा ये हमारा 3 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है ये 6 से भी डिविजिबल होगा। अगर ये 2 और 3 से डिविजिबल है तो ये 6 से भी होगा। तो इसके लिए आपको 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। वैसे तो सबका आना चाहिए, लेकिन 6 के लिए आपको 2 और 3 का आना चाहिए, कंपलसरी है। बहुत इजी है ये, आपको नोट करना, आप नोट कर लीजिए एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, नोट्स बना लीजिए। फिर है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 8। तो डिविजिबिलिटी बाय 8 क्या होता है, उसमें क्या बोला है कि अ नंबर हुज लास्ट 3 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 8 देन नंबर इज डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ पे इसने बोला है कि अगर उसका लास्ट 3 नंबर 8 से डिविजिबल है, फिर 8 के टेबल में आता है तो वो 8 से डिविजिबल होगा। तो हम देखते हैं इसके लास्ट 3 नंबर में क्या है, 200 है ना। तो 200 क्या 8 से डिविजिबल है, तो हम उसका चेक करने के लिए हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। हम लोग नॉर्मल वाला लेते हैं 200, हम यहाँ पे लिख देंगे और यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। तो 8 1 हम लोग लेंगे 2 से स्टार्ट करते हैं हम पहले यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 2
4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पे 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे होगा हमारा 2 2 ज़ा 4, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 5 ज़ा 10, फिर 0, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे जब 0 बचेगा, यहाँ पे जब 1 बचेगा तो ये हो जाएगा हमारा 2 5 ज़ा 10। तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमारा 1 आ गया ना, इसका मतलब 0 आ गया ना। अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये जो 200 है और यहाँ पे जो 8 है, तो अगर हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा 1 आया, इसका मतलब यहाँ पे एंड में 0 आ गया है और ऊपर हमारा रिमाइंडर क्या बचा है 25। इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 8 है। 25 हमारा आया ना ऊपर, इसका मतलब ये डिविजिबल बाय 8 भी है। ठीक है, तो ये डिविजिबल बाय 8 भी है। तो यहाँ पे हमारा डिविजिबल बाय 8 खत्म होता है। अब हमारा बचा है 9, 10 और 11। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं। तो डिविजिबिलिटी बाय 9, अब डिविजिबिलिटी बाय 9, 10 और 11 बचा है। तो डिविजिबिलिटी बाय 9 क्या होता है? if the sum of the digits of the number is divisible by 9 then it is divisible by 9। तो सेम जैसे 3 का था ना, एकदम सेम वैसे ही 9 का भी है कि मान लो यहाँ पे हम ये वाला एग्जांपल लेते हैं 1200। अब इसमें हमें इन तीनों को प्लस करना होगा। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। मान लो यहाँ पे है 3, तो अब हम इन तीनों को प्लस करेंगे, एक एक को प्लस करना होगा और अगर इसका आंसर 9 से डिविजिबल हुआ तो वो मतलब 9 के टेबल में आता है वो नंबर, तभी ये डिविजिबल बाय 9 होगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास हो गया 3 3 6, तो ये हमारा 6 हो गया आंसर। और क्या 9 के टेबल में 6 आता है? 9 के टेबल में तो 6 आता है क्योंकि 9 में 9 ही होता है ना, तो ये 6 आ रहा है। इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 9 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे 9 से तो कटेगा नहीं, 0 नहीं आएगा इसका मतलब। तो नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 10। ये सबसे इजी है, 5 के जैसे ही है। इफ़ अ नंबर्स वंस प्लेस हैज 0 देन इट इज़ डिविजिबल बाय 10। ईजी। ये हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 1230 और अगर इसका जो एंड प्लेस है मतलब यूनिट प्लेस है, फिर हम इसको बोलते हैं वंस प्लेस, अगर ये 0 है, यहाँ पे तो हमारा 0 है और अगर ये 0 है तभी ये 10 से डिविजिबल होगा। हमारा तो 0 है, इसका मतलब ये 10 से डिविजिबल है। ठीक है, ये वाला 10 से डिविजिबल है। 10 और 5 का ऑलमोस्ट सेम है, उसमें भी यूनिट डिजिट में अगर 0 और 5 है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। और अगर 10 के डिविजिबिलिटी रूल में अगर एंड प्लेस में फिर यूनिट प्लेस या फिर वंस प्लेस में 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। तो हमारा डिविजिबिलिटी बाय 9 और 10 ख़त्म होता है और अभी आता है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 11। तो ये क्या कहती है, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये कहती है कि find the sum of the odd and even number in a number। तो यहाँ पे हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम ये ही लेते हैं जैसे कि यहाँ पे हमारा जो था ना 1230, ये वाला एग्जांपल लेते हैं। इसने बोला कि फाइंड द सम ऑफ ऑड एंड इवन नंबर इन अ नंबर। तो इसका मतलब कि आपको यहाँ पे ऑड और इवन प्लेसेस ढूंढने पड़ेंगे। ऑड और इवन प्लेसेस क्या होता है कि 1 स्किप करके होता है ना हमारा ऑड और इवन प्लेसेस। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हम लोग राइट से लेते हैं इसको, तो यहाँ से हम लेंगे 0 और 2 हम लोग एक साथ इसको प्लस करेंगे और फिर 3 और 1 हम इसको एक साथ प्लस करेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको प्लस करेंगे हमारा पहला स्टेप है, तो पहला स्टेप हमारे प्लस करना है ऑड और इवन प्लेसेस को फ्रॉम राइट साइड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 2 और 0 को प्लस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 2 ही आएगा क्योंकि 2 + 0 तो 2 ही होगा ना। और यहाँ पे 3 और 1 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये दोनों अलग अलग आगे नंबर। उसके बाद बोला है हमारा सेकंड स्टेप कि एंड देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देम। अब उसने बोला है कि अब आपको इसमें डिफरेंस फाइंड करना है। अब जो आपको ये जो आंसर्स मिले हैं इन दोनों के सम, अब आपको इसमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब माइनस करना है। अब आप यहाँ पे 4 - 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इसका मतलब 2 यहाँ पे, अब यहाँ पे उसके बाद हमारा नेक्स्ट रूल आता है कि अगर फिर जो आंसर आपका आया है अगर वो 11 से डिविजिबल है या फिर 11 के टेबल में आता है तभी ये डिविजिबल होगा 11 से। तो 2 तो हमारा 11 के टेबल में आता नहीं है ना, तब तो ये डिविजिबल नहीं है 11 से, ये डिविजिबल नहीं है। अगर हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये हमारा 11 डिविजिबिलिटी बाय 11 का रूल होता है। और नेक्स्ट है हमारा कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल अभी हम देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा है कॉमन फैक्टर। ठीक है,
तो कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल क्या होता है वो अब हम देखते हैं। सो कॉमन फैक्टर मतलब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि मैथ्स हमेशा एग्जाम्पल से ही पढ़ाया जाता है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि 2 और 4 है, हमें इसका फाइंड देयर कॉमन फैक्टर्स। अब कैसे हम इसको फाइंड करेंगे, तो पहला स्टेप होता है आपको 2 और 4 बोला है ना, तो पहले 2 और 4 का और साइड बाय साइड ऐसे नीचे नीचे आप इसका फैक्टर्स लिख दीजिए, या फिर लिख दीजिए कि आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दीजिए। जैसे कि आप 2 को कैसे लिख सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 लिख सकते हैं ना यहाँ पे 2 को। जैसे आप 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लिख देना है। 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, 4 1 ज़ा 4, और 1 सब में रहेगा, 1 सब में रहेगा, क्योंकि 1 के टेबल में सब आते हैं, इन्फिनिटी आता है, ठीक है, तो 1 सब में रहेगा। अब यहाँ पे आपको बस यही सीखना है कि आप इन सबको कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे, तो वो ईजी है। पहले आपको हमेशा 2 से स्टार्ट करना है, अगर 2 से नहीं हो तो 3 से स्टार्ट करना है, लेकिन अक्सर 2 से ही होता है। तो आपको यहाँ पे पहले सबका सिंपलेस्ट फॉर्म लिख लेना है साइड बाय साइड, नीचे और ऊपर, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पे आपको देखना है इसमें से कि कौन सा इसमें कॉमन है। यहाँ पे हमारा 2 और 2 कॉमन है ना, यहाँ पे हमारा इसमें भी ऊपर 2 है एक बार, और नीचे भी 2 है, और यहाँ पे हमारा लास्ट में 1, और यहाँ पे भी 1। अब आप लोग सोच रहे हैं मैंने ये 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 तो इसमें भी है ना। नहीं, अगर यहाँ पे हमारा होता एक और 2 होता तब हम इसको लेते। पेयर होना चाहिए, 2 का पेयर होना चाहिए, तभी आप इसको ले सकते हैं, नहीं तो नहीं ले सकते हैं। अगर आपका यहाँ पे होता 2 इंटू 2 इंटू 3, और नीचे आपका होता 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, तो आप पहले ये वाला लेते, ये दोनों कॉमन फैक्टर, फिर ये वाला लेते, और फिर ये 1 वाला लेते। और फिर आप ये वाला क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये दोनों सिंपल थोड़े ना है, ये 2 है और ये 3 है। और अगर मान लो ऐसा एक और, फिर आप यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि 2 और 3 कॉमन फैक्टर हैं, इसके कॉमन फैक्टर है, ना कि आप 2 बार 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इसका कॉमन फैक्टर, ये नहीं लिखना, आपको लिखना है डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे आपको 2 इंटू 3 कॉमन फैक्टर है इसका, 2 और 3 कॉमन फैक्टर है इसका। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया 2 और है 2 and 1, क्योंकि 1 का एक पेयर यहाँ पे बन रहा है और 2 का एक पेयर यहाँ पे बन रहा है, तो 2 and 1 आर द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 2 and 4। इस क्वेश्चन का कॉमन फैक्टर क्या है 2 and 4। और बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि यहाँ पे 2 इंटू 2 दिया रहेगा, इंटू 2 इंटू 2, फिर नीचे भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर यहाँ पे रहेगा इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ पे आपका सबका एक एक कॉमन फैक्टर हो गया ना, यहाँ पे एक एक सबका हो गया, पेयर बन गया। तो अब आप इसको 8 टाइम्स थोड़े ना लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे 8 बार थोड़े ना लिखेंगे। 2 इंटू 8 इसका क्या बोलते हैं कॉमन फैक्टर है। आपको लिखना होगा एक पेयर का एक ही नंबर रहेगा। जैसे इस पेयर का 2 एक ले लिया हमने कॉमन, फिर इस पेयर का इंटू 2 एक कॉमन ले लिया हमने, फिर इस पेयर का एक 2 कॉमन ले लिया, इस पेयर का भी एक 2 कॉमन ले लिया। तो हमारे पास ये क्या हो गया 4 2 हो गए और एक 1। 1 का लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 मतलब 1 ही होगा, किसी से भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर 2 इंटू 2 और 2 इंटू 1 ये पूरा हो जाएगा इसका कॉमन फैक्टर। तो हमें आंसर में ऐसे लिखना पड़ेगा कि हेयर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 इज़ कॉमन फैक्टर ऑफ 2 and 4। ऐसे करके जो भी आपका होगा क्वेश्चन वैसे लिखना होगा। आपको एक पेयर का एक ही कॉमन लेना है। जैसे यहाँ पे एक पेयर का मैंने एक ले लिया, यहाँ पे 1 था तो 1 ले लिया। कॉमन फैक्टर मतलब वही होता है कि आपको सबको लेना पड़ेगा कॉमन, ठीक है। तो यही होता है नॉर्मल सी कॉमन फैक्टर का मतलब, ठीक है। और नेक्स्ट अब हमारा आता है कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल क्या होता है, तो अब हम कॉमन मल्टीपल देखते हैं कि वो क्या होता है। तो कॉमन मल्टीपल मतलब उसका भी मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। इसका एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन लिया है कि फाइंड देयर कॉमन मल्टीपल्स। यहाँ पे है 3 4 and 9, उसका हमें कॉमन मल्टीपल चाहिए, ठीक है। तो फिर हम इसको कैसे करेंगे, हमें पहले इसका फर्स्ट स्टेप है, हमें पहले इन तीनों का टेबल लिखना होगा। 10 तक आप लिखिए इसका टेबल, ठीक है। मोस्टली 10 तक ही लिखते हैं इसका टेबल, इन्फिनिटी तक तो लिखेंगे नहीं ना, तो 10 तक लिखेंगे आप इसका टेबल जो नॉर्मल होता है। उसके बाद आपको इस सब में कॉमन ढूंढना है कि अगर मान लो कॉमन मतलब कि 3 के टेबल मान लो यहाँ पे 3 है, अगर 4 के टेबल में भी यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे मान लो ये 3 रहता, फिर यहाँ पे भी ये 3 रहता, तो ये तीनों क्या बन जाते, एक पेयर बन जाते हैं ना। 3 फिर कॉमन हो जाता तीनों में क्या हो जाता 3 एक कॉमन हो जाता। तो ऐसे ही करके हमें इसमें पेयर्स ढूंढने होंगे। तो पहले देखते हैं 3 क्या इन सब में है, नहीं है। अब 6 देखते हैं, 6 हमारा इसमें है, इसमें तो नहीं है, फिर इसमें भी नहीं है हमारा 6।
फिर हम देखते हैं 9, 9 भी नहीं है इन दोनों में। 12 इसमें है लेकिन इसमें आके नहीं है। 15 इसमें है, इस दोनों में नहीं है। 18 पे आते हैं हम। 18 यहाँ पे हमारा इसमें है, इसमें भी है लेकिन बीच वाले में नहीं है, तो हम 18 नहीं ले सकते हैं। फिर देखते हैं हम 21 भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। अब आते हैं हम 24 देखो इसमें भी है लेकिन 24 इसमें तो है ही नहीं, तो 24 भी यहाँ पे कॉमन नहीं होगा। फिर हम आते हैं 27 पे। 27 इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है लेकिन तो नहीं होगा, ये भी कॉमन, तीनों में नहीं है। फिर 30 पे आते हैं हम। 30 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसके लिए, इस क्वेश्चन के लिए हमें ऑलमोस्ट इन्फिनाइट तक या फिर उससे थोड़ा सा और आगे 100 तक जाना पड़ेगा कॉमन लाने के लिए। तो ऐसे ही हमको लाइक कुछ छोटा एग्जांपल मैं दे देती हूँ आपको। 2 और यहाँ पे हम ले लेते हैं 4। तो यहाँ पे हम लोग पहले इसका टेबल लिख देंगे। 2 लिख देंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे 4, फिर 6, 8 एंड 10, 12 यहाँ तक लिखते हैं हम। फिर हम लोग 4 का टेबल लिख देंगे। 4, 8, 12, 16, 20। तो अब हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं। तो कॉमन फैक्टर मतलब यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 4 कॉमन हो गया। 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 12 इसमें भी है, 12 इसमें भी है। और फिर यहाँ पे हमने 3 कॉमन फैक्टर्स ढूंढ लिए हैं, जो है 4, 8 और 12। और अगर हमें और देखना है तो हमको थोड़ा और आगे जाना होगा। तो अभी तक इसमें हमारे 3 कॉमन फैक्टर आए, मल्टीपल आए हैं। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारी क्लास 6 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3, जो है प्लेइंग विथ नंबर्स का पार्ट 1। एंड ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे बहुत सारे, जिससे आप सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे को बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। थैंक यू।